तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फेरीजो ने टूशी कोर्टयार्ड का नया मास्टर एल्डर शाको बना दिया, जो कि लियो जिन और जियांग के फेवरेट थे। साथ ही गाओपिंग भी इनका काफी अच्छा दोस्त बन गया। उसने जियांग को बताया कि पैसा कमाने के लिए उन्हें टैलिस्मान बनाना सीखना पड़ेगा। तो ये तीनों भी ची रिफाइनिंग की सेकंड लेवल को अचीव करके टियानजुफेंग मार्केट में शॉपिंग करने पहुंच गए, जहाँ से इन्हें टैलिस्मान बनाने के लिए जरूरी सामान खरीदना था। इसी दरमियान जियांग की डिवाइन एबिलिटी उसे एक कॉटेज में पहुंचा देती है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी फर्नेस थी। साथ ही इन लोगों की एक मास्टर से मुलाकात हो गई। वो मास्टर इन्हें स्पिरिचुअल ब्रश बनाकर देने के लिए तैयार था, लेकिन इसके बदले में उसने काफी बड़ी अमाउंट मांगी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती, जहाँ पर वो मास्टर लियो जियांग से कहने लगा कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो सीधे यहाँ से चलते बनो। एक टैलिस्मान ब्रश के अलावा तुम कभी टैलिस्मान नहीं बना सकते। इसी वजह से टैलिस्मान ब्रश के लिए हेवी कीमत पे करना लाजमी है। और इतना कहते साथ ही उस मास्टर ने अपनी एक अर्थ फायर को उठाकर कोल्ड रन में ऐड किया। उस फायर को जियांग ने तुरंत ही पहचान लिया था। वो अमेज होते हुए कहने लगा कि ये तो अर्थ कोर मोल्टन फायर थी, जिस पर मास्टर बताने लगा कि हाँ, अर्थ कोर मोल्टन फायर एक प्रोफाउंड ग्रैंड फ्लेम में कंसीडर की जाती। जमीन के अंदर की गहराइयों में ही इस फायर का जन्म होता, इसलिए काफी ज्यादा रेयर है। मगर ताज्जुब तो मुझे इस बात का हो रहा कि तुमने इस फायर को तुरंत ही पहचान लिया। इससे ये बात साबित हो गई कि तुम्हारे पास ढेर सारा नॉलेज है। वहीं पर जियांग भी उनकी इस शॉप की तारीफें करने लगा। वो कह रहा था कि भले ही यहाँ का सामान बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं, लेकिन यहाँ पर मुझे काफी सारी रेयर चीजें देखने को मिली। मैं तो इस जगह को देखकर ही पहचान गया था कि यहाँ पर जरूर से कोई ट्रू मास्टर रहता होगा। यहाँ पर मेरा आना भी कोई इत्तेफाक नहीं, मुझे ऐसा फील हुआ था कि यहाँ पर कुछ तो अच्छा जरूर होगा। अब ये सुनते साथ ही वो मास्टर अपनी कुछ काउंटिंग करते हुए डिविनेशन को चेक करने लगा और उसे पता चला कि जियांग के साथ उसका कोई आर्ट का कनेक्शन है। और इसी वजह से वो मास्टर जियांग पर काफी ज्यादा खुश हो गया। इनफैक्ट वो इतना खुश हो गया कि उसने फटाफट से अपने इंग्रेडिएंट्स को निकालना शुरू कर दिया। वो कह रही थी, चलो आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्पेशल स्पिरिचुअल ब्रश बना के दूंगा। और इतना कहते साथ ही उन्होंने फटाफट से फोर्जिंग को शुरू कर दिया। मगर उतने में ही जियांग उनसे कहने लगा, किसी ने आपने मुझे बताया था कि एक ब्रश के लिए मुझे 100 स्पिरिचुअल स्टोन देने पड़ेंगे, उतने पैसे हमारे पास नहीं है। लेकिन वो मास्टर उसकी एक नहीं सुनते। उन्होंने तो ढेर सारे हर्ब्स को बाहर निकाल लिया, जो देखते साथ ही उनका पालतू तोता चिल्ला रहा था कि आज तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस बुढ़े का दिमाग जरूर से घुटने में आ गया, इसलिए तो ये इतने सारे रेयर हर्ब्स का इस्तेमाल कर रहा। वेल यहाँ पर उस मास्टर ने अपने अलग अलग बॉक्सेस से कई सारे रेयर हर्ब्स बाहर निकाल लिए थे। इन्हें देखकर ही जियांग के तो होश ही उड़ गए। और फाइनली फर्नेस के अंदर एक गोल्डन ऑर्ब फॉर्म होकर वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो गया, जो देखते साथ ही वो तोता जोर जोर से चिल्ला रहा था कि ये लो, तुमने मेरी सेविंग को फूंक दिया। और उतने में एक स्पिरिचुअल ब्रश फॉर्म होकर फर्नेस से बाहर आ गया। तभी मास्टर उसे बताने लगे कि स्पिरिचुअल ब्रश थोड़ा सा जल चुका है। भले ही एक हायर लेवल का स्पिरिचुअल टूल नहीं बना, लेकिन इसके अंदर अर्थ एंड स्पिरिट सील के 12 लेयर्स है। इससे तुम जो भी टैलिस्मान बनाओगे उसमें से हर एक टैलिस्मान सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। इतना ही नहीं, तुम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर पहुंचने के बावजूद भी इसका इस्तेमाल कर पाओगे। अब जियांग काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर उस ब्रश को लेने वाला था, लेकिन तभी मास्टर कहते कि बच्चे, अभी तक तुमने इसकी कीमत अदा नहीं की, चलो अब जल्दी से एक स्पिरिचुअल स्टोन बाहर निकालो। जो सुनते साथ ही जियांग ने फटाफट से एक स्टोन उनके हवाले कर दिया। तभी मास्टर उससे कहते कि मैंने इतना एक्सपेंसिव ब्रश तुम्हें बस एक स्पिरिचुअल स्टोन में दिया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने ब्लड से इसे बाइंड करो। आज के बाद बस तुम ही इस ब्रश को यूज कर पाओगे। अगर तुम्हारी जगह किसी और ने इसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर चैनल की तो ये ब्रश खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि ये ब्रश तुम किसी और को सेल करो। अगर तुमने ऐसा किया तो मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। तो जियांग ने उस सीनियर का शुक्रिया अदा करते हुए इस ब्रश को अपने ब्लड के साथ चैनल किया। लेकिन जैसे ही जियांग का ब्लड उसके साथ एक हुआ, वो ब्रश काफी तेजी के साथ ग्लो करने लगता है। ऐसा लग रहा था कि वो ब्रश अपने आप पावरफुल बन गया। इनफैक्ट ये सब देखकर वो मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान थे। ओके थे बच्चे, जैसे ही तुमने अपना ब्लड इसके साथ बाइंड किया, ये ब्रश एक स्पिरिट इन्फ्यूज टूल में बदल गया। इनफैक्ट ये तो अब एक पिनाकल ग्रेड का टैलिस्मान ब्रश बन चुका है। अगर आगे चलकर तुमने 72 अर्थ एंड स्पिरिट सील को गैदर किया तो इस ब्रश पर एक हेवनली यांग रेस्ट्रिक्शन सेटअप होगा और उस वक्त ये बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर बन सकता है। वेल वो मास्टर जियांग के लिए काफी ज्यादा खुश थे। वहीं पर जियांग
उनसे कहने लगा कि आपने ही मुझ पर मेहरबानी करके इस ब्रश को फॉर्म किया, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे कोई अच्छा सा नाम दीजिए। तो मास्टर ने काफी सोच समझ कर इसे लिंगशी ब्रश ये नाम दिया। सो यहाँ पर जियांग और लियोजिन काफी ज्यादा खुश थे, उन्हें एक बहुत ही फायदे की डील मिली। अब टैलिस्मान बनाना उन दोनों के लिए आसान हो गया, इसलिए दोनों भी मास्टर का शुक्रिया अदा करने लगे। साथ ही जियांग उस मास्टर से उनका नाम पूछ रहा था, तो मास्टर ने वहाँ से जाते हुए उसे अपना नाम बताया। वेल इनका नाम था यिंगशियांग और ये डस्ट रिफाइनिंग सेक्ट से बिलोंग करते थे। तभी लियोजिन जियांग को बताने लगी कि मैंने डस्ट रिफाइनिंग सेक्ट के बारे में कुछ पढ़ा था। ऐसा कहा जाता है कि ये सेक्ट काफी ज्यादा पावरफुल है, स्ट्रेंथ के मामले में सेलेस्टियल स्पाइडर सेक्ट से बिल्कुल भी कम नहीं होंगे। वेल ये सेक्ट अपने फोर्जिंग में काफी ज्यादा माहिर है और उसी महान सेक्ट के मास्टर ने तुम्हें ये ब्रश बना के दिया, यानी कि अब हम जल्द से जल्द अपने टैलिस्मान मेकिंग वाले टारगेट को पूरा कर सकते। और अभी लोग वहाँ से बाहर आ गए। यहाँ पर जियांग दिल ही दिल में सोच रहा था कि जब भी मैं आर्टिफैक्ट को क्राफ्ट करूंगा मेरी मेरिट एनर्जी उसकी क्वालिटी को बूस्ट कर सकती। इधर लियोजिन उसे बता रही थी कि जब हमने उस घर में एंटर किया मुझे तो लगा था कि हम किसी खतरे में पड़ जाएंगे, लेकिन वहाँ पर तो हमें एक जैकपॉट मिल गया। मगर जियांग तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, वो लियोजिन की बातों पर जरा भी तवज्जो नहीं देता। तो लियोजिन उससे कहने लगी कि जल्दी से अपने ख्यालों से बाहर आ जाओ, हमें सीनियर गाओ पिंग को ढूंढना होगा। तो ये दोनों भी डिसाइडेड लोकेशन की तरफ रवाना हो गए। अब ये सीन यही पर कट होकर हम गाओ को देख पाते हैं, जो कि उसने बाय किए हुए ट्रेजर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। मगर उतने में वहाँ पर कुछ कल्टीवेटर्स पहुँच जाते हैं, जिन्होंने गाओ को चारों ओर से घेर लिया। तो गाओ उनसे कहने लगा कि मैं स्पिरिट बटरफ्लाई सेक्ट का डिसाइपल हूँ, इसलिए मेरे साथ फाइटिंग करने का सोचना भी मत, वरना तुम बेवजह मुसीबत में फंस जाओगे। मगर वो बंदी तो गाओ का मजाक उड़ा रहे थे। इनफैक्ट उसमें से एक बंदे ने सीधे अपनी तलवार उसके गले पर लगा दी। वो बंदा कह रहा था कि तू एक सेकंड लेवल का मामूली सा ची रिफाइनर है, तुझे क्या लगता हम तेरी धमकी से डर जाएंगे? हमारे जैसे फ्री कल्टीवेटर्स को तुम अपने फैक्शन का नाम लेकर धमका नहीं सकते। उतने में दूसरा बंदा गाओ से कहने लगा कि चलो तुम्हारे पास जितने भी ट्रेजर और स्पिरिचुअल स्टोन है वो जल्दी से हमारे हवाले करो, हो सकता है कि हमारे बॉस फिर तुम्हें जिंदा छोड़ दे। तो गाओ पिंग उन्हें पैनिक होते हुए बताने लगा कि इस टियानजू फेंग मार्केट में फाइटिंग करना स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग यहाँ के रूल्स को ब्रेक करो। रही बात पैसे और ट्रेजर की, तो मैं भी तुम्हारी जैसा ही कंगाल हूँ, तो प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मगर वो बंदे कह रहे थे कि तुम हमारे सामने झूठ बोल रहे, अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने एक ट्रेजर को परचेस किया था, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम पूरी तरह से कंगाल हो। अब गाओ पिंग मरेगा लेकिन कोई अपना ट्रेजर इनके हवाले नहीं करेगा, और ये बात वो बंदा भी समझ चुका था, इसलिए वो तुरंत ही गाओ पिंग पर अटैक करने लगा। मगर उसी वक्त जियांग के लिंगशी ब्रश ने उस बंदे के अटैक को काउंटर कर लिया। साथ ही जियांग ने सीधे उस बंदे की छाती पर छलांग लगा दी और अब वो उसे काफी दूर घसीटते जा रहा था। और फिर इसके बाद जियांग ने उसे सीधे एक पेड़ में फंसा दिया। अब अपने बॉस की ऐसी धुलाई देखते साथ ही उस बंदे के चमचों ने जियांग पर हमले करना शुरू कर दिए। मगर जियांग अपने स्पिरिचुअल ब्रश की मदद से वन बाय वन उन्हें घायल करने लगा। ये बस टैलिस्मान बनाने वाला ब्रश ही नहीं बल्कि एक पावरफुल आर्टिफैक्ट भी था, जिसका जियांग ने पूरी तरह से इस्तेमाल किया। बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर उन सबकी हालत खराब हो चुकी थी और अब ये लोग जियांग को वही रूल बताने लगे जो कि गाओ पिंग ने उन्हें बताया था। वो कह रही थी बड़े भाई टियानजू फेंग मार्केट में फाइटिंग करना अलाउड नहीं, प्लीज हम पर रहम दिखाओ। जो सुनते साथ ही गाओ पिंग उस बंदे पर भड़क गया। वो कह रहा था कि मैंने भी तुम्हें यही रूल याद दिलाया था, लेकिन फिर भी तुमने मेरी धुलाई की। और उतने में वो बंदा जियांग पर स्नीक अटैक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जियांग उसके मुंह पर एक जोरदार लात मार के उसे काफी दूर पटक देता है। इधर लियोजिन गाओ से पूछ रही थी कि आखिर ये बंदे है कौन और इन्होंने आप पर अचानक से हमला क्यों किया। तो गाओ पिंग बताने लगा कि दरअसल ये लोग फ्री कल्टीवेटर्स हैं, अगर कोई अकेला मुसाफिर इन्हें नजर आए तो ये उसे लूटने के लिए पहुंच जाते। और अब गाओ पिंग ने खुद ही जाकर उनकी स्टोरेज बैग कलेक्ट करना शुरू कर दी। वो उनसे कह रहा था कि तुम लोग मुझे लूटना चाहते हो तो ये लो, मैंने ही तुम्हें लूट लिया। और उतने में जियांग उससे पूछता है कि बताए सीनियर, क्या आपने टैलिस्मान के लिए जरूरी सामान खरीद लिया? अब इस पर क्या जवाब दिया जाए ये गाओ को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो बस एक गोड उठाकर चला आया। तो जियांग का ध्यान भटकाने के लिए उसे एक बड़ी सी फ्लाइंग शिप दिखा देता है। तो अब ये लोग भी सीधे उस फ्लाइंग शिप को चेक करने के लिए
लिए रवाना हो गए। लियोजिन कह रही थी कि मैंने तो ऐसी मैसिव शिप आज तक नहीं देखी थी, ऐसा लगता है कि ये कोई एंशिएंट जायंट टॉर्टोइज होगा। और उतने में उस शिप से एक बंदी बाहर आ गई। लियो जियांग तो उसे ही घूरता जा रहा था और उतने में उस बंदी ने भी जियांग को देख लिया। और अब जैसे इन दोनों का आई कांटेक्ट हुआ, जियांग को ऐसा फील हुआ कि वो एक स्पेस में ट्रैप है। यहाँ पर वो बंदी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जियांग को चेक कर रही थी और जियांग की बॉडी के अंदर उसे एक कोर नजर आई जो कि काफी ज्यादा ब्राइट थी। उसे देखते साथ ही वो बंदी समझ गई कि जियांग सबसे अलग है और शायद इसी वजह से ये बंदा मुझे देख पाया। वहीं पर गाओपिंग और लियोजिन भी हैरान थे कि आखिर जियांग एक टक्की से घूरता जा रहा, क्योंकि वो लोग उस फेरी को देख नहीं पा रहे थे। सो अब टियानजू फेंग मार्केट से अपना काम खत्म करके ये लोग सेक्ट की तरफ रवाना हो गए। सेक्ट में वापस पहुंचते साथ ही जियांग ने टैलिस्मान क्राफ्टिंग पर काम करना शुरू कर दिया। वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को लिंगशी ब्रश के साथ चैनल करते हुए टैलिस्मान पेपर पर कुछ क्राफ्ट बनाने लगता है। तब तक गाओपिंग भी वहां पर पहुंच गया। उन्होंने देखा कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद ही जियांग टैलिस्मान को बना पा रहा था और इसी से लियोजिन के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। दरअसल जियांग ने स्पिरिट शील्ड टैलिस्मान को फॉर्म किया था। गाओपिंग बता रहा था कि टैलिस्मान तो फिलहाल काफी ज्यादा डिमांड में है। अगर हमने टैलिस्मान की कीमत 3 स्पिरिचुअल स्टोन्स भी लगा दी तो भी लोग इसे खरीद लेंगे। वहीं पर जियांग तो बस उस मास्टर का शुक्रिया अदा करने लगा, क्योंकि उन्होंने बनाया हुआ ब्रश काफी ज्यादा स्पेशल है। इस ब्रश की मदद से वो बिना एग्जॉस्ट हुए ढेर सारे टैलिस्मान बना पाएगा। उतने में गाओपिंग उससे कहता है कि मेरे भाई, तुमने दूसरे कैटेगरी की भी टैलिस्मान को ट्राई करना चाहिए। जितनी ज्यादा वेराइटीज हमारे पास होगी, हमारा उतना ही ज्यादा फायदा होगा। यहाँ पर लियोजिन गाओ को मजाक में कहने लगी कि आप तो बस मुंह चलाते हो, आपने भी टैलिस्मान के लिए कुछ एफर्ट्स डालने चाहिए। तो गाओ से बताता है कि जियांग टैलिस्मान बनाएगा और मैं उसे सेल करूंगा। सेल्स डिपार्टमेंट का काम तुम लोग मुझ पर छोड़ दो। और अब अगले ही दिन गाओ ने वहाँ पर एक स्टॉल लगा दिया। गाओ तो पहले ही सेक्ट में फेमस था, तो कई सारे आउटर डिसाइपल टैलिस्मान खरीदने के लिए वहाँ पर पहुँच गए। तो गाओ सबको चिल्लाते हुए बताने लगा कि ये प्रीमियम क्वालिटीज वाले टैलिस्मान है, अगर इसे परचेस नहीं किया तो तुम्हारा नुकसान होगा। तो गाओ की जबरदस्त स्ट्रेटेजी के साथ इनके कई सारे टैलिस्मान सेल होने लगे। वहीं पर जियांग भी गाओ से काफी ज्यादा इम्प्रेस था। इनफैक्ट टैलिस्मान इतने तेजी के साथ सेल हो रहे थे कि कुछ लोगों को अगले दिन का इंतजार करना पड़ा। सो इस तरह से इन लोगों ने ढेर सारा पैसा कमाना शुरू कर दिया। और अब अगले सीन में हम जियांग को देख पाते हैं, जो कि कल्टीवेशन में बिजी था। वो हमें बताता है कि कल्टीवेशन की दुनिया में प्रोग्रेस करना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। जितनी जल्दी तुम लेवल अप करोगे उतना ही ज्यादा पैसा तुम्हें खर्च करना पड़ेगा। वहीं पर लियोजिन भी अपने कल्टीवेशन में बिजी थी। अब ये लोग स्पिरिचुअल स्टोन के लिए अपने सेक्ट पर डिपेंड नहीं, ये अपने सारे के सारे जरूरी रिसोर्सेस को आसानी से खरीद पा रहे थे। साथ ही इनका टैलिस्मान का बिजनेस भी स्काई रॉकेट बन गया। जियांग ने क्राफ्ट किए हुए टैलिस्मान काफी ज्यादा पावरफुल है और इसी वजह से लोग उन पर खर्च करने के लिए जरा भी नहीं कतराते। लेकिन जियांग का मानना था कि स्पिरिचुअल स्टोन के साथ साथ उसे मेरिट भी कमानी पड़ेगी। इसलिए जियांग ने जो भी डिमोनिक बीस्ट मरेगा उसके लिए रीइंकार्नेशन के लिए प्रे करना शुरू कर दी। इस तरह से वो मेरिट को भी अर्न कर सकता था। इधर लियोजिन और गाओ भी काफी ज्यादा बिजी थे। यहाँ पर टैलिस्मान खरीदने के लिए लोगों की भीड़ दिन ब दिन बढ़ती जाने लगी। गाओ ने तो ये भी अनाउंस किया कि जिसके पास स्पिरिचुअल स्टोन नहीं है वो एलिक्सर पिल एक्सचेंज करके भी टैलिस्मान खरीद सकता। और उतने में फेरी जू की जूनियर लियान ने ये सब कुछ देख लिया, इसलिए वो सीधे जियांग से बात करने पहुँच गई। वो उससे कहती कि तुम लोगों ने कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन तुम हो कि यहाँ पर बिजनेस चला रहे। तो जियांग उसे बताने लगा कि सेक्ट से हमें जो अलाउंस मिलता है उसमें हम कोई भी पावरफुल या फिर एक्सपेंसिव रिसोर्सेस नहीं खरीद सकते, और इसी वजह से हमने डिसाइड किया कि हम टैलिस्मान सेल करके थोड़े बहुत पैसे कमाएंगे ताकि हम ढेर सारे रिसोर्सेस को अफोर्ड कर पाए। और वैसे टैलिस्मान बनाना अपने आप में एक कल्टीवेशन है, इससे हमारे सेक्ट का भी फायदा होगा। तो लियान उससे पूछती कि क्या वाकई तुम ही ये सारे टैलिस्मान बना रहे हो? जो सुनती साथ ही जियांग ने अपना एक टैलिस्मान उसके सामने पेश किया। वो कह रहा था कि प्लीज मेरे खातिर इस टैलिस्मान की क्वालिटी को चेक कीजिए, अगर टैलिस्मान में कोई कमी है तो अगली बार मैं उसे परफेक्ट बनाने की कोशिश करूंगा। जो सुनते साथ ही लियान अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए इस टैलिस्मान को चेक करने लगी। वेल यहाँ पर वो काफी ज्यादा सरप्राइज थी, क्योंकि जियांग सेकंड लेवल का ची रिफाइनर है, मगर फिर भी वो मिड ग्रेड के टैलिस्मान को बना पा रहा था। मगर वो जियांग की तारीफ नहीं करती। वो उससे कह रही थी कि अगर तुम्हारे पास पैसे है तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे पास ताकत भी होनी चाहिए। सिर्फ पैसे कमाओगे तो बड़ी आसानी से किसी पावरफुल बंदे का टारगेट बन जाओगे, इसलिए तुमने अपना ज्यादा फोकस कल्टीवेशन पर रखना चाहिए। तो जियांग भी उसकी इस एडवाइस के लिए उसका शुक्रिया अदा करने लगा।
वह लियान ने उसे जो कुछ भी बताया था वो पूरी तरह से सच है। कल्टीवेशन की दुनिया में ट्रेजर उसी का लूटा जाता जो काफी ज्यादा कमजोर हो। इधर गाओपिंग और लियोजिन ने सारे टैलिस्मान सेल कर दिए थे। गाओपिंग डिसाइपल्स को बता रहा था कि आज का स्टॉक तो खत्म हो गया, अब तुम लोगों को कल तक इंतजार करना होगा। साथ ही जैसे ही गाओपिंग ने लियान को देखा, वो तुरंत ही उसके सामने ग्रीट करने लगा। और अब लियान के वहाँ से जाने के बाद गाओपिंग तुरंत ही जियांग से पूछने लगा कि मेरे भाई सीनियर लियान यहाँ पर क्यों आई थी। तो जियांग उसे बताने लगा कि सीनियर लियान हमें यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी बात याद दिलाने आई थी। उन्होंने नोटिस किया कि हम काफी दिनों से टैलिस्मान का बिजनेस चला रहे और हमारा कल्टीवेशन पर ज्यादा फोकस नहीं, हमारा पूरा ध्यान बस स्पिरिचुअल स्टोन को जमा करने पर है। तो चाहती है कि हमने कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए, वरना प्रोग्रेस के मामले में हम दूसरे कल्टीवेटर्स से पीछे रह जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पैसों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कल्टीवेशन। अगर हम कमजोर रहे तो कोई भी पावरफुल बंदा हमसे हमारा सब कुछ छीन सकता है। जिस पर गाओ मायूस होते हुए कहने लगा कि अरे यार, अभी तो हमने बिजनेस शुरू किया था और इतनी जल्दी हम इसे क्लोज भी कर रहे हैं। जिस पर लियोजिन कह रही थी कि हाँ, इसमें हमारा थोड़ा सा नुकसान है, लेकिन हमारे लिए कल्टीवेशन ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। हमने कल्टीवेशन के रिसोर्सेज परचेज करने के लिए स्पिरिचुअल स्टोन कमाने का आइडिया निकाला था, तो हमने अपने कोर मकसद को पूरा करना चाहिए। इसीलिए आज के बाद कल्टीवेशन ही हमारी टॉप प्रायोरिटी होगी। तो जियांग भी उसकी बात से अग्री हो गया। वो कहता है कि कल से ही हम बस 1 घंटा टैलिस्मान क्राफ्टिंग पर इन्वेस्ट करेंगे और बाकी बचा सारा समय हमें कल्टीवेशन पर फोकस करना है। और जितने भी स्टोन्स हमने कमाए वो पूरा का पूरा हम कल्टीवेशन के रिसोर्सेज पर इन्वेस्ट करेंगे। अभी सारी बातें सुनकर ही गाओ को सदमा लग गया, लेकिन फिर अपने सामने ढेर सारे स्टोन देखकर ही वो सब कुछ भूल जाता है। वो खुश होते हुए कहने लगा कि तुम दोनों जो भी करोगे मैं उसमें राजी हूँ। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।